आपको मैंने पढ़ाया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने कहा था जब आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो उसमें रिएक्टेंट की जो पावर होती है उनका सम क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। याद आ रहा है? कल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है A प्लस बी और एरो बना दे क्या C प्लस डी, तो हमने क्या कहा था आपसे, क्या लिखते थे आप? रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट बराबर K और A की पावर X और B की पावर Y। याद आ रहा है? ये लिखते थे ना। इन दोनों का सम ही क्या था? ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये कल बात हमारी डिस्कस हुई थी। हमने कहा था जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो कैसी वैल्यू होती है? एक्सपेरिमेंटल। कैसी वैल्यू? याद आया कि नहीं? कल ये सब बातें हो चुकी थी, सही। आज हम इसके भाई के बारे में पढ़ेंगे जो कि है मॉलिक्यूलरिटी। क्या है? मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी कुछ नहीं है, सबसे पहले ध्यान सुनना, थोड़ा सा इसका कंट्रास्ट है। जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो होती है थ्योरेटिकल वैल्यू। कैसी वैल्यू है? कैसी वैल्यू है? थ्योरेटिकल। अगर आप रिएक्शन देख रहे हैं तो आप रिएक्शन देख करके मॉलिक्यूलरिटी बता देंगे। ठीक, देखो कैसे। एक्चुअली में मॉलिक्यूलरिटी होती है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज मतलब जितने नंबर, जितने लोग क्या कर रहे हैं? रिएक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जितने लोग रिएक्शन कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। चलो देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक A है और एक कौन है? B है, सही। एक कौन है भैया? A और एक कौन है? यानी कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 1 प्लस 1। क्या हो गई? 1 प्लस 1 हो गई कि नहीं हो गई? ऐसे ही मैं कह दूं तुमसे 2x प्लस वाई बराबर z, दिख रहा है? मान लो ये रिएक्शन है, तो यहाँ पे x कितने लोग हैं? 2 लोग हैं और y कितना है? अकेला। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई? 3। क्या हो गई? 3। देखो मेरी बात ध्यान सुना, मॉलिक्यूलरिटी मैंने फिर कहा नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं? रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही क्या कहलाती है? उसकी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। ठीक, तो मैं आपसे पूछूं इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। इसकी क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे 2। ऐसे मैं लिख दूं A से B, तो मैं पूछूं क्या होगा मॉलिक्यूलरिटी? 1। आई बात समझ में कि नहीं? आप सुनो, जब 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी होती है, क्या होती है? या 2 से ज्यादा हम बात कर लें, तो रिएक्शन कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने लगती है। देखो मेरी बात सुनो, एक अकेला है, एक अकेला टास्क है तुम्हारे पास, तो तुम्हारा एकदम विजन क्लियर है कि तुम्हें वही काम करना है, सही। जब आप पैरेलल में 2-3 काम रखते हो तो आपको भी डिस्टर्बेंस आती कि नहीं आती है? तो सिमिलरली क्या होता है, एक अकेला है तब तो ठीक है, रिएक्शन आसानी से हो जाती है। कहानी ये हो रही है कि आप देखो रिएक्टिंग स्पीसीज अगर 3 से ज्यादा, ऐसा बोला जाता है, क्या बोला जाए? 3 से ज्यादा अगर हो जाए तो वो रिएक्शन होना थोड़ा टफ हो जाता है। और आपको बता दें जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है वो सिंपल रिएक्शंस होती हैं, वो 1 स्टेप में कंप्लीट होने के चांसेस रखती हैं। क्या करती हैं? ध्यान सुनिएगा। और क्या होती है, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, स्पेशली इन्हीं दोनों में रखा जाएगा कैटेगरी में, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एक से ज्यादा स्टेप में होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। फिर से सुन लेना, क्या क्या बताया हमने? मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी आपको कैसे निकालना है? आपको खाली रिएक्टेंट देखना है। क्या देखना है? आप रिएक्टेंट देखिए, उसका नंबर देखिए, वही क्या होगी? मॉलिक्यूलरिटी। ठीक, उसके बाद हम बात करें कितने टाइप की रिएक्शन हमने आपको बताई? 2 टाइप की, एक सिंपल और एक दूसरी कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या होती है? जो एक स्टेप में हो जाए, और कॉम्प्लेक्स क्या होती है? जो एक से ज्यादा स्टेप में। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्या 3 स्टेप से ज्यादा रिएक्शन पॉसिबल है? तो 3 स्टेप से ज्यादा रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि अभी तुम कितनी भी रिएक्शन अभी तक पढ़े होगे, ऑर्गेनिक से लेकर के उठाओ इनऑर्गेनिक तक जाओ, ऑलमोस्ट रिएक्शन 2-3 स्टेप में हो जाती है। 3 स्टेप के बाद रिएक्शन होना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 3 स्टेप से ज्यादा रिएक्शन होना पॉसिबल हो नहीं पाता, और ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, ये टफ है। कभी भी ध्यान रखिएगा, 3 स्टेप से ज्यादा रिएक्शन होना क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, तो ऐसी रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं हो पाता। यानी कि अगर मैं बात करूं सिंपल में तो सिंगल स्टेप, अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स में तो 2 या 3 ऐसी रिएक्शंस
जो 2 या फिर कितने स्टेप में हो, 3 स्टेप में हो, वो क्या कहलाती हैं, कॉम्प्लेक्स। आई बात समझ में? अभी मैंने बताया ये आप रिएक्शन देख के बता सकते हो, ये वैल्यू आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन देख के बता सकते हो। अच्छा अगली बार, कभी भी ये फ्रैक्शन नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा, सोच के देखो, 0 भी नहीं होगा। आई बात समझ में कि नहीं? मुझे ही बताओ, अगर कोई रिएक्टेंट ही नहीं है तो क्या रिएक्शन होगी? तो ये क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कंपेयर किया जाता है, ना तो ये नेगेटिव हो सकता है, ना ये 0 हो सकता है। और मैं एक बात और बता दूं, कभी भी रिएक्शन आप देखो तो जब आप बैलेंस रिएक्शन लिखते हो तो कभी आपको बचपन में ये नहीं बताया गया था कि आप फ्रैक्शन में बैलेंस करिए, कभी आप 1/2 नहीं लिखते हैं कि लिखते हैं, वो गलत फहमी होती, कहीं कहीं हम लोग ऐसे भावनाओं में लिख जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे कौन सी चीजें यूज होती हैं। तो ना तो ये 0 होगा, ना ये फ्रैक्शन होगा, ना ये नेगेटिव होगा। आई बात समझ में? और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, पॉजिटिव भी था, 0 भी था, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। याद आया? कल ही बताया था। तो एक बार इसको लिख लीजिए फटाक से, जल्दी लिखिए। मॉलिक्युलरिटी में बस मेन वर्ड लिखिए, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ये सारी रिएक्शन लिख लीजिए, पहचानना, बस इतना ही करिए, इससे ज्यादा कुछ मत करिए, जल्दी। ये वैल्यू थ्योरी देख के आप बता सकते हैं। सर पानी दे दीजिएगा, ठीक है? हो गया? अब सुनो, कल आपको मैंने सिखाया था रेट निकालना, क्या निकालना, याद आ रहा है? कल पूरे टाइम रेट पे ही डिस्कशन चला था, सही? कल हमने रेट निकालना बताया था। अब क्या होगा, मेरी बात ध्यान सुनना, हमारे पास अभी जो कल आपने पढ़ा था वो सब थी सिंपल रिएक्शंस। क्या थी? सिंपल रिएक्शन, आसानी से हो जा रहा था, ठीक है? आज हम थोड़ा सा बात कर लेंगे किसकी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर हमें फाइंड करना है रेट, क्या फाइंड करना है, रेट। ध्यान सुनिएगा, अब तो बड़ा गड़बड़ है, क्यों? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो 2-3 स्टेप में होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कितने, 2-3 स्टेप में। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक रिएक्शन है, हमने देखा यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है A से D, क्या बन रहा है, ये फाइनल रिएक्शन है। अब इसकी स्टेप दी हुई है, मान लो A से क्या बना B, B से क्या बना C, C से क्या बना D, तब तो देखो A से D पहुंचा कि नहीं पहुंचा ना, ये आपका। अब सुनो, आपको यहाँ कितने स्टेप दिख रहे हैं, पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप, कितने स्टेप दिखे, 3 स्टेप दिखे कि नहीं दिखे, बोलो। तो अब इतना तो क्लियर है कि ये कैसी रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स। कैसी रिएक्शन है, सही ना, एक से ज्यादा रिएक्शन है, स्टेप है कि नहीं है। आप सुनो, ऐसे केस में आपको अगर लिखना है रेट, क्या लिखना है, रेट, तो पहले तो मेरी बात ध्यान सुनना, आपको पता है सबके लिए रेट बदलता जाएगा। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए रेट क्या हो जाएगा, R = K और A की पावर जो भी X, सही। ऐसे दूसरे वाले के लिए लिखें तो R बराबर क्या हो जाएगा, K B की पावर Y मान लेते हैं। ऐसे तीसरे के लिए लिखें R बराबर K और C की पावर Z, सही। अब क्या करोगी, और मान लो एग्जाम में ये तीनों नहीं है, ये मान लो एग्जाम में कोई एक है, अब तो तुम्हारी दिक्कत आएगी 100%। मान लो एग्जाम में आपका पेपर आ गया है और वो ऑप्शन भी बनाया है ऐसे ही, ठीक है, तो अब आप फंसोगे ना, क्योंकि आपको तो यही लग रहा है भैया ये सब पॉसिबल है, क्योंकि हमारी नजर में हमने कल आप ही को तो पढ़ाया था कि रिएक्टेंट का क्या लिखना है आपको, कंसंट्रेशन और उसकी पावर लगानी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सही। ये कभी केस पढ़ा है तुम लोगों ने कि नहीं पढ़ा है? तो ऐसे केस में क्या यूज करते हैं ऐसे केस में हम जाते हैं, देखते हैं रिएक्शन की सबसे स्लोएस्ट स्टेप, क्या देखते हैं, सबसे स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप का मतलब होता है जो सबसे धीरे धीरे चलता है। आई बात समझ में, ठीक। अच्छा, उसी स्लोएस्ट स्टेप का दूसरा नाम होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या नाम होता है, पहले मेरी बात ध्यान सुनना, तुम लोग इस क्लासरूम में बैठे हो, मैं केमिस्ट्री पढ़ाने आई, मुझे केमिस्ट्री बहुत आती है, नहीं आती वो बात की बात है, ठीक है, मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाना चालू कर दी, ठीक।
तो जो बहुत तेज कैप्चर करने वाला है वो तो कैप्चर कर लेगा, लेकिन जो बच्चा पहली बार या जो स्लो बैठा हुआ है क्या वो कैप्चर कर पाएगा मेरी बात को? तो मुझे अपना स्पीड क्या करना पड़ेगा, सबसे स्लोएस्ट वाले बच्चे को देख करके उस तरह क्या करना पड़ेगा, रोकना, स्लो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो ऐसे ही सेम कहानी किसकी है, रिएक्शन की, कि स्टेप कितने भी हो लेकिन रिएक्शन हमेशा उसको वैल्यू देती है जिसके अकॉर्डिंग काम करना है, उसकी सबसे स्लोएस्ट स्टेप। जैसे हम लोग सबसे वीक बच्चे को लेकर के चलते हैं, पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो वैसे ही क्या करना है, यहाँ पे जो सबसे स्लोएस्ट, मान लो सबसे स्लोएस्ट बच्चा जो है या स्लोएस्ट स्टेप जो है, उसी के बेसिस पे हम रेट की बात करेंगे। और इसके लिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, वो आपके एग्जाम में ऐसे चुपके से लिखा रहता है, यहाँ पे लिखा रहता है स्लो, ऐसे ब्रैकेट में लिखा रहता है। आप एक बार क्वेश्चन देखिएगा, अभी दिखाते हैं क्वेश्चन आया हुआ नीट का, ठीक है? आपके किसी भी स्टेप में क्या लिखा रहेगा, स्लो। जहां स्लो लिखा है मतलब वही क्या है, स्लोएस्ट। यानी अब जो हम रेट लेंगे तो रेट किसके अकॉर्डिंग लेंगे, बी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? और बी के अकॉर्डिंग यहाँ कौन सा रेट लिखा है, यही तो लिखा है, देखो बी रिएक्टेंट है तो कौन सा लिखा है, यही लिखा है कि नहीं लिखा है? यही सेम क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में बीच में भी दिया पैराग्राफ में, यही सेम क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड 1000 बार पूछ चुका है, यही सेम क्वेश्चन नीट और जेईई वाले हर साल पूछते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे दिक्कत बनती है। हाँ, अब एक चीज और, इधर सुनो, इधर मान लो एनसीईआरटी में एक रिएक्शन ऐसी दी है जिसमें स्लोएस्ट स्टेप मेंशन है, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें स्लोएस्ट स्टेप आना चाहिए। चलो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की थोड़ा सा। तुमने पढ़ा था SN1 SN2, याद आ रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सही? उसमें आप पढ़ते हो SN1 और SN2, ठीक? अब मुझे बताओ SN1 कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? ना बोलो तो खींच के थप्पड़ मारेंगे, जल्दी बताओ। 2 स्टेप में। पहला स्टेप, स्लो छोड़ो, पहला स्टेप है क्या? अभी जाओ किसी बोर्ड वाले बच्चे से पूछो तो वो रटे बैठा होगा, मैं सही बता रही हूँ, SN1 SN2। हाँ, तुम्हें नहीं देना है, तुम्हें नहीं देना पेपर? अच्छा, आप पता चला कि उसको पेपर देना है भैया। SN1 ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो ना, ये सब आपको पहले ही पढ़ लेना चाहिए, सब मैकेनिज्म है। SN1 में 2 स्टेप होती है। पहली स्टेप होती है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है, अटैक होता है। क्या होता है, अटैक। तो क्या होता है, ये जो अभी कोई घबराएगा नहीं, हम यहाँ रिएक्शन नहीं सिखा रहे हैं, हम सिर्फ तुम्हें बता रहे हैं कि अगला क्वेश्चन नीट में ये भी हो सकता है, ठीक? अब जब बात करें कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो बन गया, सही? यानी जो रेट है रिएक्शन की, वो कौन बताएगा, कार्बोकेटायन। कौन बताएगा? मतलब कितना ज्यादा आपने एल्किल हैलाइड लिया है या अल्कोहल लिया है, वो कौन डिसाइड करेगा, कार्बोकेटायन। और उसी से बताई जाएगी क्या, रेट। ऐसे मुंह बनाए बैठे रहते हो और ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ जाता है इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में, तुम लोग को लगता है ये कहां से आ गया, ये तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं था। और ये वहीं से आता है, जैसे ऑर्गेनिक में 3-4 स्टेप दिए हैं, मल्टीपल स्टेप। अब देखो तुम्हारा काम क्या होना चाहिए, तुम्हारी किताब में जितनी भी रिएक्शंस है जो कॉम्प्लेक्स हैं, क्या है, कॉम्प्लेक्स, उनका जाकर के तुम सबसे पहले देखो एनसीईआरटी, हम एनसीईआरटी ही कहते हैं, उसके आगे कुछ नहीं कहते हैं। एनसीईआरटी में जाके ढूंढो, सब में लिखा होगा ऐसे स्लोएस्ट स्टेप, सब में लिखा होगा, मैं 100% जानती हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग रेट लिखा जाएगा। तो आप कोशिश करिए आप सबकी रेट लिख के ले आइए, ठीक? चलो हम क्वेश्चन देते हैं। वैसे ऑलमोस्ट 99% मेरा काम है कि मैं तुम लोग को वो सारे क्वेश्चन करा देती हूँ जो नीट में आने के चांस है, जिस तरह से आने का चांस है। मैं अपनी केमिस्ट्री का यही बात करती हूँ कि 99% तुम्हें मैं वो क्वेश्चन करा देती हूँ कि तुम्हारा पेपर ऐसे ही आएगा, ये कहानी होगी, आगे का मुझे नहीं पता। लिखो क्वेश्चन पहला, लिखो, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड in alkaline medium, in alkaline medium। alkaline का मतलब होता है, क्या होता है alkaline? मीडियम का मतलब होता है बेसिक मीडियम। देता है क्या, H2O और O2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? हाँ,
बैलेंस्ड है? नहीं बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है। सही, जल्दी करो। इसका आगे दिया है स्टेप, 2 स्टेप दिया है, H2O2 प्लस I माइनस। जल्दी लिखिएगा, रिएक्शन स्टेप लिखिएगा। ये आपका दिया है H2O IO माइनस, ये पहला स्टेप, स्टेप 1, इसीलिए एनसीईआरटी मांगे थे, बीच की बात है ये। दूसरा दिया है आपका H2O2 प्लस IO माइनस, एरो बनाओगे O2 बनेगा, O2 बनना होगा, हाँ, H2O प्लस I2 और प्लस O2, ठीक। I2 नहीं है, I माइनस कर लेना, बस ये हटा देना। ये आप घबराइए नहीं, ये आपको दिया हुआ है, ये क्या है, ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक। इसमें दिया है और इसमें ये चुपचाप लिख दिया है RDS। क्या लिखा है? यानी आप देखो इधर, फिर से मेरी बात, आपकी मेन रिएक्शन ये है, सही। मेन रिएक्शन कौन सी है? ऊपर वाली। और ये दे दिया है कि ये 2 स्टेप में होती है, स्टेप 1 और ये स्टेप 2। क्लियर? कोई दिक्कत? आपसे पूछा है इसकी रेट बता दो, क्या बताना है? रेट। तो अभी क्या है, आपको रेट बताना है, बताइए। अब आपको साफ साफ दिख रहा है स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है? यही है ना, यही तो है। तो आप रेट क्या लिखेंगे? R बराबर K H2O और I माइनस। जब तक आपको कोई डाटा ना दिया जाए आप कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं लगाएंगे, सुन लिया? जब तक आपको कोई डाटा ना दिया जाए आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं लगाएंगे, बस सीधे 1 रखिए बस। तो ये आपकी क्या हो गई? रेट। क्या हो गई? चलो एक क्वेश्चन नीट का, फटाक से लिखो। नीट का है वो क्वेश्चन, कहां चला गया? रिवीजन करते रहो, पिछला वाला पढ़ते रहो, नया तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो ठीक ही है, पिछला पढ़ो। देखो, इन अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, इन अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हाइपोथेटिकल रिएक्शन का मतलब होता है बस ऐसे दे दिया रैंडमली, तुम्हारा सिर्फ कॉन्सेप्ट जानना चाहता है। 2xy, ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन मैकेनिज्म है। 2 स्टेप दिया है, पहला स्टेप दिया है x2, ये बनता है x प्लस x, ये दिया है फास्ट। दूसरा दिया है y2, ये दिया है आपका y, ये दिया है स्लो। नहीं, ये जल्दी देख लीजिए। तीसरा दिया है, ये पहला, ये दूसरा, ये भी शायद फास्ट है, सॉरी ये भी फास्ट कर लीजिएगा। तीसरा दिया है x प्लस y2 बराबर 2xi, ये दिया है स्लो। क्या दिया है? स्लो। अब मुझे इतने में तुम बता दो कि रेट बताना है, तो रेट किसके बेसिस पे आएगा? बस इन्हीं के बेसिस पे तो आएगा रेट, यानी इसमें रेट कौन बताएगा? स्लो, ठीक। जो स्लो वही रेट बताएगी। नीट का क्वेश्चन है, पता नहीं किस ईयर का है, 2023 का ही है, अभी नजदीकी ही है, बहुत दूर नहीं बीता है। इतना क्लियर है? जरा डालो हेडिंग 0 ऑर्डर रिएक्शन, और जितना हम गए उतना ही पढ़ना, नीट के लिए उतना ही पढ़ना, उसके अलावा कुछ भी करना। देखो 0 ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि हम अगर डेरिवेशन कराएंगे तो पूरा टाइम जाएगा, कोई मतलब नहीं है। डेरिवेशन तुम्हारे में आनी भी नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाना है। 0 ऑर्डर रिएक्शन कल ही बता रखा था मैंने, वो रेट याद आया जो क्या हो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन की पावर 0। सही, इतना याद है ना? आपको क्या करना है, जब कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है तो 3 चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है? 3 चीजें। पहली चीज पढ़नी है आपको
कि रेट इक्वेशन क्या होगी। क्या पढ़ना है? क्योंकि रेट इक्वेशन से क्वेश्चन आता है। दूसरा आपको पढ़ना है उसका हाफ लाइफ क्या होगी। आप लाइफ निकालो तो हाफ लाइफ अपने आप निकल जाएगी, भी समझा देते हैं, ठीक है। तीसरा आपको पढ़ना है एग्जाम्पल, और चौथा पढ़ना है ग्राफ। इसके सिवा तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना। क्या बोला हमने? क्या क्या पढ़ना है? टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। पहला क्या पढ़ना है आपको? इक्वेशन, दूसरा हाफ लाइफ, उसी से आ जाएगा, तीसरा एग्जाम्पल, और चौथा ग्राफ। ग्राफ में स्टडी करना है अच्छे से, स्लोप वगैरह, क्योंकि वो पूछा जाता है। कल भी मैंने स्लोप बताया था ना। तो आप सुनो, जब कभी भी हम तुम्हें चाहे तो पूरा डेराइव करके दिखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि तुम सीधे इक्वेशन लिख के सीधे काम चला लो। तो इसकी जो इक्वेशन होती है, ध्यान सुनना, थोड़ा सा दिमाग ये लगाना कि शुरुआत में मान लो रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, रिएक्शन ए से बी बनना। क्या हुआ? ए से बी बनना, ठीक। शुरुआत का कंसंट्रेशन दिखाते हैं ए नॉट। क्या दिखाते हैं? ए नॉट। और फाइनल कंसंट्रेशन हमेशा दिखाते हैं ए। क्या दिखाते हैं? ए। ध्यान सुन लेना, जब हमारा टी बराबर क्या है? 0। क्या है? तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना लिया था? क्या? ए नॉट। ये पूरा है शुरुआत में, चाहे इसको 100% मान लीजिए, चाहे जैसे भी आप मान लीजिए, पूरा बचा हुआ रिएक्टेंट है। कुछ समय बाद टाइम रिएक्शन हुई तो देखा हमने रिएक्टेंट कितना बचा? कितना बचा? ए बचा। आई बात समझ में? तो मुझे एक बात बताओ, कुछ समय बाद यानी कि जो इसमें डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस कितने का आएगा? भाई क्या करोगे तुम लोग? ए नॉट माइनस ए ही तो करोगे, यही तो आएगा डिफरेंस, कि कुछ और आएगा? इतनी बात क्लियर है? इसको आप दिमाग में पहले फीड करिए, ठीक। इतना आप लिखिए, पहले इतना लिखिए, फिर हम जो चीजें लिखाते हैं वही करना है आपको। क्वेश्चन करवाते डायरेक्ट। जल्दी, तुम्हें आया है? ये चकरा रहा है तुम्हें? तुम ही से पूछ रहे हैं। तुम कहते केमिकल काइनेटिक्स आता है ना, इसलिए। क्या हो गया? क्या हुआ क्या? अच्छा, उससे को देखो, हम बता दें, अगर हम पढ़ रहे हैं तो दुनिया चाहे भूकंप आ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर मेरा पढ़ने का मन नहीं है तो तुम चाहे इतना इन्वायरमेंट बना दो, तुम लाइब्रेरी क्या, हमको कहीं भी बिठा दो, हम नहीं पढ़ेंगे। ये सब केवल मेंटल स्टेबिलिटी होती है। आप एक बार अपने अंदर से बना के देखो प्लान, कोई दुनिया का कोई आदमी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है, हर एक चीज में दिक्कत लगेगी। जल्दी करो। तो सबसे पहली बात करेंगे हम लोग क्या? रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन लिखो, K बराबर R नॉट माइनस R अपॉन T। यहाँ पे R नॉट क्या है? A नॉट। भाई हमने यहाँ पे A ले लिया ना, अगर यही क्या होता? रिएक्टेंट से क्या होता? प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाता? R नॉट, और ये माइनस R, ठीक। बस हम लिखवा देते हैं कौन सी चीज क्या है, ठीक। K है आपका, लिखो रेट कांस्टेंट, इतना ही इंपॉर्टेंट है बस। K क्या है? पहला K क्या है आपका? रेट कांस्टेंट। R क्या है आपका? फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। R नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लिखिए, जल्दी लिखिए पहले। बेटा जरा बोलो, पानी दे दो, पानी 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 बोलो। ओके, इतने में कोई डाउट है? टी आपको बचपन से पता है क्या है? टाइम। तो अब देखो, तुम एग्जाम में बैठना, तुम खाली क्वेश्चन देखना एग्जाम में, ठीक। ज्यादा अंग्रेजी नहीं, ज्यादा कल केमिस्ट्री किताब में बताया था, ज्यादा अंग्रेजी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है आपको? क्वेश्चन का मेन बातें, ठीक।
इनमें से कुछ ना कुछ आपको दिया होगा और एक कुछ ना दे करके पूछा होगा। एक क्या क्या होगा, पूछा होगा आपसे, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, इतना करने के बाद यहां से तुम बना सकती हो, ये तो हो गया तुम्हारा इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा हम अरेंज करें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखो KT इज इक्वल टू R0 माइनस R। सही, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगर इसको हम इधर ले आए और इसको इधर ले जाए, क्योंकि हम, देखो मेरी बात ध्यान सुनना, हम क्यों लेके आ रहे हैं, कारण सुन लो। ये हमारा फाइनल कंसंट्रेशन है, क्या है। अगर हमें फाइनल कंसंट्रेशन निकालनी है तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको यहां ले जा सकते हैं कि नहीं, और इसको उठा के हम यहां ले आए तो ये क्या बन जाएगा बताओ, R0 माइनस KT बराबर R। सही, देखो R बराबर R0 माइनस KT, ओके। इसलिए बनवाए हैं ये, क्योंकि इससे तुम्हारी हेल्प मिलेगी ग्राफ में। अभी ग्राफ बनाते हैं इसी से, इतना करिए नोट पहले। ये पूरी फिजिकल केमिस्ट्री है। देखो ये बन गई तुम्हारी क्या इक्वेशन, किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। चलो आ जाते हैं हम लोग, बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से लिखिए। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर माइनस KT प्लस R, ठीक है। जहां पे आपको पता है R जो है R0 सॉरी, R जो है वो क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, और R0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, K क्या है, रेट कांस्टेंट, T क्या है, टाइम। चलो अभी कल तुमको बताया था मैंने इक्वेशन, y बराबर क्या होता था, mx प्लस c, याद आ गया। हम ग्राफ बनाएंगे y और x के बीच में, सही। चलो बनाते हैं, ये हमारा हो गया ग्राफ, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, सही। y पे कौन लिखा है, जरा ध्यान से देखो, रिएक्शन ऑफ का कंसंट्रेशन, क्या लिखा है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सही। शुरुआत में कितना है R0, तो इंटरसेप्ट ऊपर होगा, शुरुआत में कितना है R0 है कि नहीं, हुआ कि नहीं हुआ, धीरे धीरे घटते हुए कहां पहुंच रहा है, R पे पहुंच रहा है, कहां पहुंचा, R पे पहुंचा कि नहीं। मैंने कल ही बताया था रिएक्टेंट हमेशा घटता रहता है, वो भी छोड़ दो, चलो इधर आ जाओ। अब देखो T क्या हो गया हमारा, y एक्सिस सॉरी x एक्सिस, T क्या हो गया x एक्सिस, तो बचा क्या यहाँ पे माइनस K, क्या बचा, यानी कि जो स्लोप होगा m जो होगा वो क्या होगा माइनस K, यानी आपका जो स्लोप है वो क्या है। अगर आपको मैं एक क्वेश्चन दे दूं ऐसे बेवकूफ बनाने के लिए, मैं कह दूं एक रिएक्शन हो रही है जीरो ऑर्डर की, पहले इतना कर लो तब बताते हैं, तो वह बेवकूफ बनाने वाले क्वेश्चन कराते हैं, इतना नोट डाउन करो। आप बताओ ग्राफ बनेगा तो कैसे बनेगा, सीधे क्या कर दीजिए, लीनियर ही बन रहा है, घट रहा है, नीचे क्या हो रहा है, घट रहा है, तो स्लोप क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस K, और इंटरसेप्ट लिख लो बेटा, इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट आपका है क्या R0, इनिशियल वैल्यू ही इंटरसेप्ट के बराबर है। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन। बताते हैं, कल पढ़ाया था मैंने ग्राफ, तुम देर में आए थे शायद ना, कल मैंने पूरा ग्राफ ही बताया था, क्योंकि मुझे पता है ये नीड लगती है केमिकल काइनेटिक्स में बहुत। देखो इंटरसेप्ट वो होती है, वो एक फिक्स वैल्यू जिसका यूज हमें पहले से पता होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू हमें गिवन रहती है। तो जैसे जब ये ग्राफ लिखा हुआ है ना, तो इस ग्राफ में जो इनिशियल वैल्यू क्या है A0 है ही, वैसे ही R0 है, तो वो फिक्स वैल्यू, वो कांस्टेंट वैल्यू। और देखो यहाँ ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ दिखा भी रही है, ये कांस्टेंट दिखाई, उसके बाद स्लोप नेगेटिव है इसलिए कहाँ आ रहा है नीचे की तरफ। अगर स्लोप पॉजिटिव होता तो कहाँ जाता, ये कल ही बताया था, स्लोप पॉजिटिव तो ऊपर। इससे तुम्हारा फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा, जाके फिजिक्स से ग्राफ देखो तुम्हें समझ आएगा कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव। इतना क्लियर, क्या क्या बता दिया हमने, इक्वेशन बता दी और क्या बताया,
ग्राफ बता दिया। 4 बातें बतानी है, एक क्वेश्चन लिखो उसके पहले, लिखो लिखो एक क्वेश्चन लिखो पहले। A zero order reaction, a zero order reaction, the value of rate constant, the value of rate constant, the value of rate constant 3 into 10 की पावर -4, 3 into 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। कल ही लिखवाया था हमने, जीरो ऑर्डर के लिए कल रेट कांस्टेंट का यूनिट बताया था ना हमने, मोल पर लीटर पर सेकेंड। सही। आपसे पूछा है व्हाट इज द स्लोप, व्हाट इज द स्लोप formed by preparing a graph between concentration of reactant and time, concentration of reactant and time। ठीक, चलो बताओ आंसर। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। चलो आंसर बता दो। अब देखो नीट में अगर ये क्वेश्चन तुम्हें ऐसे अचानक से मिलता तो तुम सोचते पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा, बहुत तगड़ा। कौन बता रहा है आंसर? अभी भी पकड़ नहीं पाए? इधर देखो, सॉरी स्लोप क्या है, के दिया ही है आपको, तो आंसर क्या हो जाएगा -3, 10 की पावर -4। बस ये जो 10 सेकेंड में 5 सेकेंड में आंसर आते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट से ही आते हैं। अगर तुम्हें ये बात रिमाइंड होती, दिमाग में होती, तो क्या तुम्हें करना है ये क्वेश्चन 2 सेकेंड में आंसर। स्मार्ट स्टडी करो भैया, तुम लोग स्मार्ट स्टडी कम करते हो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा आईक्यू बढ़ाओ, आईक्यू। इतना क्लियर? चलो तीसरी बात, एग्जाम्पल सुनो। आंख बंद करके कहीं कैटलिस्ट लिखा हो, क्या हो? हम अब पूछेंगे हम अगले टाइप पे, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो रहा है, मतलब फिजिकल ऑलमोस्ट खत्म हो रही है। अब इसके बाद पहले हम सर से कह के पूछेंगे, पूरा एक क्लास हम लगाएंगे, बहुत अच्छे से पूछेंगे सब कुछ, तब हम तोड़ेंगे, तब हम बताएंगे आगे, ठीक? क्योंकि बहुत हो रहा है, सब हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं। एग्जाम्पल लिखो, ऑल कैटालिटिक रिएक्शन। सब कुछ भूल जाना लेकिन ये मत भूलना, कैटालिटिक रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? जीरो ऑर्डर का। चलो एग्जाम्पल अब देखो अप्लाई होता है। मान लो N2 प्लस 3H2 क्या बन गया? 2NH3। यहां पे लिखा है आयरन। क्या लिखा है? क्या लिखा? आयरन क्या है ये? कैटलिस्ट। यानी किसका एग्जाम्पल है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अब तुम्हें से कहा जाए इसका रेट लिखो, क्या बोला जाए? रेट लिखो तो सीधे क्या लिखोगी? N2 की पावर 0 और H2 की पावर 0 आ गया। कैसे पता चला? ऑल कैटालिटिक रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये बात आपको दिमाग में भरना है। पहले मेरी बात सुनो, फिर से सुनो। सारी कैटालिटिक रिएक्शन कैसी होती हैं? जीरो ऑर्डर। तो जब यहाँ पे कैटलिस्ट लिखा है बेटा, तो ये क्या हो गया? तो इसका रेट जब लिखोगे तो आंसर क्या आना चाहिए भाई? 0 ही तो आना चाहिए। तो ऐसे पता चल गया कि 0 है। हा? अच्छा, कल पढ़ाया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था? X प्लस ये 0 और क्या हो गया? बहुत आसानी से, सिंपली एकदम, ज्यादा टफ नहीं सोचना है तुम्हें। क्वेश्चन मिलेगा जरूर, मैं फिर कह दे रही हूँ एनसीईआरटी में है। अगला लिखो, एक एग्जांपल और लिखो। हम पूछेंगे तो भी बेइज्जती करेंगे फिर। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, नाम सुना है? कहाँ सुना था?
हाइड्रोकार्बन में। नाम सुना? क्या होता है? C2H4 का रिएक्शन करा दो किससे? H2 से, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, PD या फिर PT। सही? तो यहां बनता है क्या? C2H6, दैट इज एल्केन। इसको ही तो बोलते थे, इसको हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन भी बोलते हैं। ऑयल वाला, वेजिटेबल ऑयल वाला क्वेश्चन। ऊपर क्या लिखे हैं? कैटलिस्ट। तो ये कैसी ऑर्डर होगी? जीरो ऑर्डर। देख के ही आंसर क्या बता रहा तुम्हें? जीरो ऑर्डर। समझ गए? हम फिर मारेंगे बहुत, हम पक्का। ये जो रटने वाला, अगर ये तुम लोग गड़बड़ करोगे तो बहुत मारेंगे, क्योंकि इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना। कैटलिस्ट देख के जीरो ऑर्डर बता देना है। कई बार क्वेश्चन आया है, अभी देते हैं तुम्हें, क्वेश्चन करके दिखाओ। लिखो एक क्वेश्चन और लिखो, डिकम्पोजिशन ऑफ HI। क्वेश्चन नहीं है, इसी में मतलब लिख लेना, डिकम्पोजिशन ऑफ HI। डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, ऑन गोल्ड सरफेस। अब बेटा गोल्ड आया कि नहीं आया? तो गोल्ड क्या है? तो ये रिएक्शन कैसी होगी? जीरो। दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल खराब मत करना। एनसीईआरटी तुम्हारी हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना हम सोच रहे हैं कि ना छूटे, तुम्हें मेहनत ना करना पड़े। और मैं फिर बैठ रही हूँ, जो जो नीट एग्जाम में बैठेंगे वो मेरी पढ़ाई हुई केमिस्ट्री करके देख लेंगे। हम फिर कह रहे हैं पूरा पूरा फंसेगा, पर दिमाग से थोड़ा रहना एक्टिव। और दिमाग एक कोई भरोसा नहीं है, कब इधर से उधर हो जाता है। किसी कारण? हाँ हाँ वही, किसी भी कारण हो सकता है, सनलाइट भी कारण है उसका। अगला लिखो, एक तो ये हो गया, और क्या बताया था हमने? हाफ लाइफ। क्या बताया था? हाफ लाइफ। इधर देखो, इधर अभी मैंने आपको बताया था कि बराबर क्या था? R0 माइनस R/T। सही? ये जो हाफ लाइफ होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं T हाफ से। किससे? T हाफ से। इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका बस इतना सा मतलब है कि रिएक्टेंट जो है, ध्यान से सुन लेना, T हाफ वो टाइम होता है जिस पर रिएक्टेंट क्या हो जाए? जस्ट हाफ। क्या हो जाए? हाफ। एग्जाम्पल सुनो इधर, मान लो तुमने 100 ग्राम लिया था रिएक्टेंट। क्या लिया था? 100 ग्राम। तुमने ऐसा देखा कि ये बचा 50 ग्राम और इसको लगा 10 सेकेंड। कितना लगा? 10 सेकेंड। तो ये 10 सेकेंड ही क्या कहलाएगा इसका? T हाफ। क्या कहलाएगा? T हाफ। देखो ये एक्चुअली में कहानी होती है रेडियो एक्टिव चीजों में। अगर तुमने थोड़ा बहुत भी फिजिक्स पढ़ा होगा, रेडियो एक्टिविटी नाम सुना होगा, तो उसमें देखा होगा कि ये क्या होते हैं, जो मैटर होते हैं वो रेडिएशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो धीरे धीरे इनका अमाउंट नेचर में रहते ही क्या होता है? खत्म होता जाता है ना। तो जब ये आधे बचते हैं तो उसमें लगा हुआ टाइम क्या कहलाता है? T हाफ। ध्यान सुन लेना फिर से। अगला मान लो फिर से मैंने कह दिया कि ये कितना बचा? 25 ग्राम। तो कितने मिनट में? 10 सेकेंड। फिर लगा इसको। T हाफ बदलता नहीं है, किसी का T हाफ चेंज नहीं होता। अच्छा अब मुझे बताओ, ऐसा क्वेश्चन आता है 100 ग्राम से 25 ग्राम होने में कितना टाइम लगा? देखो क्वेश्चन, दिमाग लगाओ। 100 ग्राम से 25 ग्राम होने में कितना टाइम लग रहा है? 20। देखो 20 सेकेंड। 10 में आधा हुआ, अगले 10 में क्या हो गया? अब ऐसे कहेगा 75 ग्राम खर्चा होने में कितना टाइम लग रहा है? देखो क्वेश्चन बस बनाने का तरीका है बस। 25 ग्राम बचने का भी 20 ही है, तो 75 ग्राम खर्च होने में भी कितना लगा? हाँ 75 ग्राम। देखो 100 से 25 बचा, मतलब 75 खर्चा हो गया, तब भी कितना लग रहा है? 20 ही लग रहा है। यही तो तुमसे कह रहे हैं कि क्वेश्चन बदलने का तरीका है, आंसर सेम है। अगला 12.5 ग्राम 10 सेकेंड में। सही? अगला 12.5 का आधा बताओ जरा, बताओ। 6.25। सही? फिर 10 सेकेंड। अब देखो तुम्हें बड़ा अद्भुत लगेगा, बहुत अद्भुत लगेगा। इधर देखो, इधर पहले क्या लिखा? 100 ग्राम से 50 ग्राम होने में उसे कितना टाइम लगा? सिर्फ 10 सेकेंड। और फिर देखो
100 से 25 होने में 20 सेकेंड, और 100 से 12.5 ग्राम होने में 30 सेकेंड, और 100 से 6.25 ग्राम होने में 40 सेकेंड। दिखा ना? तो ऐसा क्वेश्चन नीट वालों ने डायरेक्ट पूछा है कि एक सब्सटेंस है जिसका टी हाफ कितना है, टी हाफ कितना है 10 सेकेंड है। क्या पूछा क्वेश्चन? टी हाफ 10 सेकेंड है, तो बताओ 6.25 ग्राम बचने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो हमें तो लगता है ये सबसे अच्छा तरीका है, बेस्ट, साइकिल से बना लो। उसके अलावा फॉर्मूला तो है ही, अभी हम सिखाते हैं फॉर्मूला भी, उसी पे तो हम चल ही रहे हैं। क्या चल रहे हैं? फॉर्मूले पे। आप सुनो, इधर आ जाओ, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने कहा टी हाफ वो टाइम होता है जिस पे रिएक्टेंट जस्ट आधा हो जाए। क्या हो जाए? आधा। तो देखो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था भैया? आर नॉट ही तो था, बोलो। इनिशियल आर नॉट था, टी हाफ हो गया, मान लो टी हाफ, तो टी हाफ का मतलब है फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो गया? आर नॉट अपॉन 2, आधा हुआ कि नहीं? एक बार दिमाग में कोरिलेट कर लो, फिर से सुनो। कितना था? आर नॉट था, टाइम कितना हो गया? टी हाफ, तो रिएक्टेंट कितना बचा होगा? आधा ही तो बचा होगा शुरुआत का, तो शुरुआत का आधा क्या हो गया? आर नॉट अपॉन 2। सही? तो यहां से बताओ के का, यहां से इसको इधर ले जाओ, के को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा टी बराबर आर नॉट माइनस आर अपॉन के। सही? कोई दिक्कत? अब बताओ तो टी हाफ पर क्या हो जाएगा? ये आर नॉट माइनस आर नॉट अपॉन 2 अपॉन के। सही? अब मेरी नजर से देखो, एक में से आधा गया, आधा ही बचा। ये पूरा एक लिखा है और ये आधा ही तो है, तो क्या बचा? आर नॉट अपॉन 2 अपॉन के। ये 2 नीचे आ गया, ये 2 कहां आ गया? नीचे। तो टी हाफ क्या आ गया? आर नॉट अपॉन 2k। क्वेश्चन पूछा गया है, हम चाहते तो डायरेक्ट ये लिखवा सकते थे, हम इसको इसलिए ऐसा नहीं लिखवाए हैं। हम देखो इक्वेशन भी डेराइव की जाती है, वो हमने डायरेक्ट लिखवा दिया, बीच से जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत इसलिए है क्वेश्चन बदलता रहता है, क्वेश्चन हमेशा चेंज होता रहता है। अभी 2 क्वेश्चन हम कराते हैं, देखो कैसे बनते हैं, जल्दी करो। ये टी हाफ है, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत मेहनत से केमिस्ट्री पढ़ी गई है, इसे केमिस्ट्री नहीं आती है, ये भी जान लेना, इतना सस्ते में आती नहीं है। और पढ़ रहे हो तो एक्सपीरियंस हो ही रहा होगा। हमको तो फिजिक्स ज्यादा ठीक लगती है, हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री ज्यादा ठीक लगती है, क्योंकि तुम लोग सही से फिजिक्स पढ़ते नहीं हो। और उसकी गलती मैंने फिर कहा, टीचर नहीं है, तुम लोग खुद का आईक्यू नहीं लगाते हो। हाँ ये सच है, सच यही है। और तुम लोग के साथ एक चीज ये भी, जो आ जाए उसमें मन लगने लगता है ना, जो ना आए उससे मन करता भाग जाओ। थोड़ा मेहनत करो, फिजिक्स अच्छी है, इजी है, केमिस्ट्री से लाख गुना इजी फिजिक्स है। नामिका कह रही है पता नहीं, बायो वालों को इसलिए टफ लगती है क्योंकि वो मेंटली सेटअप रखते हैं ना कि हम मैथ नहीं करेंगे, मैथ नहीं करेंगे। और फिजिक्स में ज्यादा इजी मैथ है, जबकि केमिस्ट्री की मैथ कैलकुलेशन गंदे आते हैं, 2.303 ब्ला ब्ला पॉइंट में रहता है, उसका सीधा सीधा रहता है नीट वीट में क्वेश्चन। तुम लोग उसका डेरिवेशन नहीं सीखते हो? नहीं, उस तरह नहीं डेरिवेशन सीखा जाता है, चाहे इंटर हो चाहे जो हो। अगर 100 फॉर्मूले कहीं हैं तो 100 फॉर्मूले तुम याद तो नहीं कर सकते। उस 100 फॉर्मूले का सिर्फ एक तरीका है, चेन बना के लेके आओ, बस चेन से काम करो। अभी पता चलता है फिजिक्स में पावर के एक फॉर्मूला नहीं है। अब वो सारे फॉर्मूले तुमसे हम अचानक से रैंडम खड़ा करके पूछे तो तुम नहीं बता पाओगे, लेकिन हाँ अगर कोई बच्चा ब्रेन से एक्टिव है, रिलेट किया है, तो वो बता देगा तुरंत। यही चाहिए, यही ये जो रिलेटिविटी की जो थ्योरी है ना तुम लोग की, वही गड़बड़ है। तुम लोग रिलेट नहीं करना चाहते हो, तुम लोग बस लिया, खाया, पचाया, खत्म। अगली बार फिर खाया, डाइजेस्ट किया, खत्म। चलो आ जाओ इधर। इधर एक बात और सुनो लास्ट में जल्दी से, जरा देखो टी हाफ किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल कंसंट्रेशन पे। मतलब एक बात क्लियर है, अगर
शुरुआत में आप रिएक्टेंट ज्यादा लोगे तो टी हाफ भी क्या होगा उसका, ज्यादा होगा, आधा नहीं ज्यादा होगा। क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, इधर देखो यहाँ पे साफ साफ तुमको एक चीज दिख रही है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये भी लिखिए फटाक से, टी हाफ is directly proportional to the concentration of reactant। तुम्हें पता है ये चार बातें ही पढ़ाने में कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, चारों बातें इंपॉर्टेंट है, चारों से क्वेश्चन आया है। चलो नीट के एक दो क्वेश्चन करते हैं, तुम लोग को खुद ही समझ आ जाएगा। लिखो क्वेश्चन, लिखो देखिए पहले दिया भी है, पहले तो यही पूछा है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन 2011 मेंस में आया था। क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये कल ही बात हुई थी ना। सब फर्स्ट ऑर्डर। हाँ लिखो, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ reactant is double then half life of zero order reaction is, the half life of zero order reaction is पहला reduced to be half second option going to be doubled पहला ऑप्शन था रिड्यूस टू बी हाफ, दूसरा ऑप्शन है गोइंग टू बी डबल्ड, तीसरा ऑप्शन है क्वाड्रपल्ड। सब नए नए शब्द सुनो बस, क्वाड्रपल्ड बोलते हैं। क्वाड्रपल्ड का मतलब होता है 4 टाइम्स। क्या हो गया, नेक्स्ट है डज नॉट अफेक्ट हाफ लाइफ। क्वेश्चन क्या था बेटा, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन शायद ये कह रहा है कि आपका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो डबल किया गया है, यही था ना, बोलो ना। उसने पूछा है टी हाफ क्या होगा, किसका, जीरो ऑर्डर का। किसका पूछा है, जीरो ऑर्डर का। तो अभी मैंने बताया था टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर नॉट। अगर ये डबल हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखो सेकेंड ऑप्शन, ये आया था 2016 में, ठीक है। सब यही तुम्हारे में यही दिया है, बस लिखो हाफ। अच्छा सब फर्स्ट ऑर्डर ही दिया है, हम सोचते हैं फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाएं तब दें तुम्हें। फर्स्ट ऑर्डर ही आता ही है ऑलमोस्ट, नहीं लेकिन आने को किसी से भी आ सकता है, बस केवल अपने दिमाग में रखना है। चलो डालो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इतना 2 मिनट रिवाइज करिए, 2 मिनट रिवाइज करिए फर्स्ट ऑर्डर के पहले, जल्दी। जल्दी डिवाइड करिए। हाँ क्या चीज,
जीरो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि रिएक्टेंट ही नहीं होगा। तुम थे कहाँ इधर। अभी मैंने मॉलिक्युलरिटी पढ़ाई ना, आते ही आज। मॉलिक्युलरिटी ना निगेटिव होगी ना जीरो होगी ना फ्रैक्शन होगी। क्या कर रहे हो? किसमें? तो कोटि तो जीरो हो सकती है। बैठो भाई, तो बताते हैं, रुको वो बताते हैं हम अभी। सुनो, दोनों में आज हम फिर अभी 2 मिनट कनेक्ट करना, हम तुम्हारा सारा डाउट क्लियर कर दे रहे हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर 2 मिनट तुम्हारा वो डाउट क्लियर कर देंगे, क्योंकि भी सर आ जाएंगे, एकदम टाइम होने वाला है, वो भी आके झांक के चले जाएंगे। देखो अब क्रिया की कोटि मतलब रेट रेट रेट, ठीक है। इधर सुनो, पहले इक्वेशन लिखो, पहले इक्वेशन। जल्दी लिखिए। हाँ, बहुत क्वेश्चन आते हैं और सॉल्व भी करना तुम लोग को। ये इक्वेशन लिखो। सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। इक्वेशन, रुक जाओ, तुम्हारा डाउट क्लियर करें तब सॉल्व करते हैं। इतना नोट कर लेना। इधर सुनो, 2 चीजें मैंने बताई थी। जब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसकी बात करेंगे? ध्यान सुन लेना। ये होता है हाउ, मतलब कैसे जो है वो रिएक्शन की स्पीड, ध्यान से सुन लेना, कैसे रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। ध्यान से सुन लेना। जैसे कोई रिएक्शन चल रही है, ठीक, वो रिएक्शन चल रही है, मान लो हमने क्या देखा कि जो रिएक्टेंट है वो डबल कर दिया। क्या कर दिया? तो हो सकता है स्पीड भी क्या हो जाए? डबल हो जाए। या हो सकता है स्पीड पे कोई फर्क ना पड़े। पहले मेरी बात ध्यान से सुन लेना, फिर से इंपॉर्टेंट बात। अभी इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सुनना ध्यान से। मैंने क्या कहा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ ये बताता है कि रिएक्टेंट के ऊपर प्रभाव पड़ने से रिएक्शन की स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ता है, रेट पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये डिसाइड होगा कैसे? एक्सपेरिमेंट से ना। वो तो जब हम देखेंगे, जब हम रिएक्शन कराएंगे। जैसे एग्जांपल, हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 मोल कंसंट्रेशन वाला कंटेनेंट, वहां ले लेते हैं 2 मोल वाला। अब हम दोनों की स्पीड निकालेंगे। दोनों की क्या निकालेंगे? स्पीड निकालेंगे। तो हम देखेंगे 1 मोल वाला भी 10 सेकेंड में काम कर रहा है और 2 मोल वाला भी 10 सेकेंड में ही मान लो काम कर रहा है। तो क्या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से कोई फर्क पड़ा स्पीड पे? नहीं पड़ा ना। अब सुनो ध्यान से, तो यही तो लिखते थे, रेट बराबर के और ए की पावर 0 लिख दे यहाँ पे। कहने का मतलब तुम इसको 4 गुना कर लो, तुम इसको 4 गुना कर लो, तब भी इसकी रेट क्या रहेगी? के बराबर ही रहेगी, सेम रहेगी। तुम इसको 2 गुना कर लो, तब भी सोचो पावर क्या लगी है? 0 ही तो लगी है, तब भी रेट किसके बराबर रहेगा? के बराबर। ध्यान से सुनना फिर से। ऐसे ही तुम मान लो इसको आधा कर दो, क्या कर दो, तब भी पावर क्या लगी है? 0। मतलब चाहे तुम घटाओ चाहे बढ़ाओ, कुछ भी करो, रेट पे स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तब ये रिएक्शन है 0 ऑर्डर। क्या है? अभी मेरी बात समझ में आई? बात मॉलिक्युलरिटी क्या होती है मैंने बताया। अगर ए से क्या बन रहा है? बी, तो मॉलिक्युलरिटी होती है रिएक्टिंग स्पीसीज का नंबर। तो जैसे अगर मान लो ये 1 है, रिएक्शन करने वाला कौन है? 1 नंबर तो है, तभी तो रिएक्शन पॉसिबल होगी। अगर तुम एक बार ये सोचो कि ये 0 हो जाए, अब कोई है ही नहीं, 0। मॉलिक्युलरिटी यही होता है कि कितना रिएक्टेंट का नंबर है। जब यही नहीं है, 0 है, तो फिर आगे रिएक्शन तुम कैसे सोच सकते हो? अभी पहले इन दोनों में कुछ बात समझ में आया डिफरेंस की नहीं? ये है स्पीड, ये क्या है? जैसे फर्स्ट ऑर्डर क्यों लिखते हैं? फर्स्ट ऑर्डर लिखते क्यों? देखो, हमने देखा कि अगर पहले 1 मोल था तो 10 सेकेंड लगता था, या स्पीड मान लो क्या थी? 10 मीटर पर सेकेंड, सही। कुछ समय बाद हमने देखा ये 2 मोल हो गया, तो ये भी क्या हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड।
अब जरा ध्यान से देखो, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बदल रहा है वैसे वैसे स्पीड भी बदल रही है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर में जाएगा। अभी समझ में आया कि नहीं? तो ये स्पीड की बात है और वो रिएक्टेंट की बात है। ठीक, अभी क्लियर? पक्का? पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि आप लोग मुझे बताइए इसकी हाफ लाइफ क्या होगी। ये आप लोग का काम, फर्स्ट ऑर्डर में आपको बताना है हाफ लाइफ, और आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। चलिए ट्राई करिए, यही इसी इक्वेशन से निकलेगा। T बराबर 2.303 के लॉग आर ए नॉट नहीं लिखिए, आर नॉट ही लिखिए, अपॉन आर। चलिए जल्दी बताइए टी हाफ क्या होगा। बैठो नहीं, निकाल के दिखाओ पट्ट से। पहला क्वेश्चन मेरा यहीं से, रटा नहीं होना चाहिए, हम आके पूरा स्टेप चेक करेंगे, क्योंकि अभी हम एक क्वेश्चन देते हैं। जितनी चीजों को रटने की जरूरत है हम उतना ही रटाएंगे, जितना रटने की जरूरत नहीं उसको हम समझाएंगे। समझ से करो। हाँ तो अब करो, आज कर लोगी। लॉग वॉग नाम देखते ही तुम लोग की बेहोशी आने लगती है। लॉग वॉग तुम लोग पढ़ते नहीं हो, कसम से बता रहे हैं। आधा लॉग दिखा नहीं, चाहे इतना तुम लोग के दिमाग में फ्रेम करो कि लॉग बहुत इजी है, लेकिन वो अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। देखो टी हाफ हम ये लिख सकते हैं, इधर देखो लिख सकते हैं, बोलो इसमें किसी को डाउट है? इसमें से 2 ऊपर चला गया तो क्या आ गया? सब रटे रहते हैं बस। 2 ए और ए कैंसिल, log 2 की वैल्यू अभी उस दिन सिखाया था 0.3 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? आपका डाटा ये लिखा था 0.693 अपॉन के। ये टी हाफ है किसका? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। जरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखो, कहीं पे भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है, कहीं पे भी इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? रेट कांस्टेंट पे। जैसे जैसे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा हाफ लाइफ घटेगा। अभी लिखिए स्टेटमेंट, इसके बाद इतना करने वाले स्टेटमेंट लिखिए। इसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखना है। लिखो टी हाफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। जल्दी लिखो, टी हाफ does not depends on initial concentration. T half does not depends on initial concentration. सही बात दिख रहा है फॉर्मूले में ना? अगला T half is inversely proportional to the rate constant. T half is inversely proportional to the rate constant of the reaction. ठीक हो गया? इधर सुनिए, ये आपको दी हुई है 2 रिएक्शन। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। हाइपोथेटिकल समझते हो ना, जो सोच करके बनाया जाए, एज्यूम करके।
आपको दो रिएक्शन दी है, एक ए से बी, जिसका आपको दिया है रेट कांस्टेंट 5, क्या दिया है, और ये रिएक्शन से फर्स्ट ऑर्डर, क्या है, इतनी बात क्लियर। दूसरी रिएक्शन है सी प्लस डी, सॉरी सी से क्या बन रहा है, डी, और इसका रेट कांस्टेंट क्या है 6, क्या है 6 है। इसका टी हाफ आपको दिया 2 सेकेंड, इसका टी हाफ आपसे पूछा है। रिएक्शन जो है वो सेम इन्वायरमेंट में हो रही है, रिएक्शन कहाँ हो रही है, सेम इन्वायरमेंट में हो रही है। लिखिए पहले इतना, दोनों रिएक्शन लिखिए। फाइंड द टी हाफ ऑफ द सेकेंड रिएक्शन, फाइंड द टी हाफ ऑफ द सेकेंड रिएक्शन, फाइंड द टी हाफ ऑफ द सेकेंड रिएक्शन if reaction if the reactions are taking place within same condition, within same condition, taking place within same condition, ठीक। चलो बताओ कौन बता रहा है, अभी पढ़ाया, यहां से देखो, इधर आ जाओ। पहले इसका लिख लेते हैं, इसका टी मान लेते हैं, टी हाफ को हम टी ए लिख देते हैं, इतना समझ में आ जाएगा ना बेटा। इसके टी हाफ को हम टी ए लिख देते हैं, इसके टी हाफ को हम टी सी लिख देते हैं, ताकि आसान हो जाए। तो आपको पता है टी ए अपॉन टी सी उल्टा है ना, एक दूसरे के इनवर्स है ना, तो इसका के सी लिख देते हैं, इसको के ए लिख देते हैं, ये जाएगा के सी अपॉन के ए, सही ना, इनवर्स ही तो था। अब आंसर नहीं आ जाएगा आपका। टी ए कितना दिया है 2, ये कितना दिया है, फाइंड करना है, ये कितना था, ये कितना है 5, आंसर कितना आ गया बताइए भैया, 5/3 सेकेंड। आई बात समझ में कि नहीं, हाँ हो जाएगा। यहां तो कर ही लेते हो, उसके बाद का क्या होता है, काहे नहीं होगा, करोगी तो बिल्कुल होगा, टाइम ही नहीं है, तब तो बड़ी दुविधा है। जल्दी करिए, जल्दी, एक क्वेश्चन और देते हैं, करके दिखा दीजिए, बस खत्म करते हैं आज का लेक्चर पहले, फिर आगे कल ग्राफ फिर उसके साथ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। लिखो क्वेश्चन, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 is 1.24 into 10 की पावर माइनस 2 into 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। हो गया। आफ्टर 60 मिनट्स after 60 minutes concentration becomes 0.62 into 10 की पावर माइनस 2, 0.62 into 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। What is the value of rate constant? What is the value of rate constant? आपका शायद कोई रिएक्शन दी है N2O5 की ना, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दी है, सही, मोल पर लीटर। बाद में 60 मिनट बाद, 60 मिनट के बाद इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया, 0.62 into 10 की पावर माइनस 2 मोल
पर लीटर, ये दिया है ना, आपसे के पूछा है। अच्छा ये भी बता दिया, ये कैसी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, तो के पूछा है, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। वैल्यू पुट करेंगे, के फाइंड करना है 2.303, टी कितना है 60 मिनट, क्या है बेटा हम मिनट में ही रख रहे हैं, वो ऑप्शन से आप काम करना, सेकंड होगा तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, ठीक। लॉग आ जाओ यहाँ पे, ये कितना दिया शुरुआत में 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और नीचे कितना है 0.62 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये और ये कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये देखो इसका 2 गुना लिखा है, सही। आंसर क्या आ गया 2.303 अपॉन 60 मिनट, लॉग 2 की वैल्यू 0.3, सॉल्व कर लीजिए आंसर। इतने में किसी को डाउट है? एक बार कैलकुलेट करो, बुक में आंसर नहीं दिया है, एन टेक्स्ट पता नहीं वहां पीछे भले दिया हो, अभी देखा नहीं मैंने।